यह स्टोरी मनोरंजन के लिए बनाई गई है, इससे किसी की भावनाओं, समाज, जाति या धर्म को प्रभावित नहीं किया गया है। आशा है आप सबको यह स्टोरी पसंद आएगी। तो चलते हैं स्टोरी पर। माफिया लिटिल वाइफ एपिसोड 11 to 15 नेक्स्ट। इशिता उस लड़की को देखती रहती है पर कुछ बोलती नहीं। इशिता को कुछ भी न बोलता देख वो लड़की दोबारा बोली, मैम कैन आई हेल्प यू। इशिता अब भी उससे कुछ नहीं बोलती है। वो उस लड़की से नजर हटा आसपास देखने लग जाती है। वहां एक से बढ़कर एक सामान रखा था पर जो इशिता को चाहिए था वो नहीं था। वो वहां से वापस वेदांत के पास आ जाती है। वेदांत अपने फोन में लगा हुआ था, उसका ध्यान इस वक्त इशिता पर नहीं था। इशिता वेदांत के पास आकर बोली, सुनिए। यह मीठी आवाज वेदांत के कानों में किसी मिश्री के जैसे लग रही थी। वो नजर उठा इशिता को देखता है जो उसको देख रही थी। वेदांत आईब्रो उठा देता है। इशिता वेदांत को देख हाथ से इशारा करते हुए बोली, यहाँ पर सूट का कपड़ा नहीं है, सभी ड्रेस सिली हुई है, हमें कपड़ा लेना है, हम कहीं और चलते हैं ना। वेदांत ना समझी में इशिता को देखता है। वो बोला, तो कपड़ा क्या तुम लपेटने वाली हो? उसको भी सिलना पड़ेगा ना, तो इससे अच्छा है सिला हुआ ले लो। इशिता जल्दी से नामे गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं ये महंगा मिलेगा, हमें महंगे कपड़े नहीं चाहिए। वेदांत इशिता को अजीब नजरों से देखने लगता है। जहां वो कपड़े लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता कितने का है, वही इशिता तो पहले से सब कुछ देख रही है। वेदांत गहरी सांस लेकर इशिता को देख बोला, इधर आओ। इशिता वेदांत से कुछ दूर खड़ी थी। वो वेदांत के पास चलकर आ जाती है। वेदांत उसे अपने पास बैठने का इशारा करता है। इशिता वेदांत के पास बैठ जाती है। वेदांत एक सेल्स गर्ल को कुछ इशारा करता है। कुछ वक्त बाद दो सेल्स गर्ल कुछ कपड़े लेकर आती है और इशिता के सामने लेकर खड़ी हो जाती है। इशिता अपने सामने अनारकली, कुर्ती, प्लाजो सूट, नाइट सूट देख रही थी। सभी एक से बढ़कर एक लग रहे थे। वो उनको देखकर ही समझ जाती है यह महंगे होंगे। वेदांत उसको ही देख रहा था। वो उस सेल्स गर्ल को देख बोला, इनके प्राइस भी बताओ। वो सेल्स गर्ल अब एक ड्रेस आगे करते हुए बोली, मैम इसका प्राइस 200, इसका 300 और ये 200 की है, इस नाइट ड्रेस के 100। इशिता आंखें बड़ी कर उनको देखते हुए बोली, ये तो बहुत सस्ता है। वो सेल्स गर्ल चुप हो जाती है। वेदांत इशिता को देखने लग जाता है। सबको खुद को देखता पाकर इशिता वेदांत का हाथ पकड़ उसकी तरफ खींचते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, वेदांत जी देखिए ना, यहाँ सब कुछ कितना सस्ता है। एक काम करते हैं, 5 200 वाली और 2 300 वाली लेते हैं, बाकी बचे 400 तो उसका और कुछ लेते हैं। वेदांत की सुई तो वेदांत जी पर ही अटकी थी। वो इशिता के चेहरे को एक टक देख रहा था। वो बोलते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी बार बार झपकती पलकें और उसकी नेचुरल खुशबू वेदांत को खुद की तरफ खींच रही थी। तभी वेदांत का फोन रिंग करता है और वो अपने ख्यालों से बाहर आता है। वेदांत जल्दी से अपना फोन उठा, वहां से उठते हुए बोला, यह जो बता रही है वो इसके लिए पैक करो, मैं अभी आया। इतना कहकर वेदांत तेज कदमों से वहां से निकल जाता है। वेदांत एक तरफ खाली कॉरिडोर में आता है और अपने दिल पर हाथ रख उसको रब्बा करते हुए मन में बोला, नहीं फिर से नहीं, ये लड़की जादूगरनी है क्या? पहली नजर से ही अपनी तरफ खींच रही है। कंट्रोल आज से तक ये सब धोखेबाज होती है। वेदांत का फोन दोबारा रिंग करने लगता है। वो खुद के दिल में आए ख्याल झटक देता है और काल्पिक करते हुए बोला, जी डैड। सामने से विश्वास की आवाज आई, आप कब आ रहे हो कोलकाता? वेदांत गहरी सांस लेकर बोला, 2 दिन बाद। विश्वास कुछ वक्त तक कुछ नहीं बोलते हैं और न ही वेदांत कुछ कहता है। कुछ वक्त बाद विश्वास बोले, हमने सुना है आपको बचाने वाली लड़की आपके साथ रहती है। वेदांत को पता था यह खबर जल्द ही विश्वास तक पहुंच जाएगी। विश्वास उसके पल पल की खबर जो रखते थे। वो बोला, जी डैड, और आपको पता चल गया होगा वो कैसे आई है? विश्वास को सारी खबर पहले से ही पता थी। विश्वास बोले, वेदांत आप उनका ख्याल रखना, आपको दूसरी लाइफ देने वाली वही है। अगर उस दिन वो आपकी मदद नहीं करती तो, अगर उस दिन इशिता आस्तिक की मदद नहीं करती, उसको बचाती नहीं, शायद ही आज आस्तिक जिंदा होता और वेदांत का चेहरा पाकर रह रहा था होता। इशिता का बहुत बड़ा एहसान था आस्तिक वेदांत पर। वो विश्वास जी के कहने का मतलब अच्छे से समझ रहा था। वेदांत बोला, जी डैड अभी मैं रखता हूँ। इतना कहकर वेदांत कॉल कट कर देता है। इशिता ने सारी शॉपिंग कर ली थी और अपने हाथ में पकड़े 2000 रुपए भी उनको दे देती है और सारी शॉपिंग बैग खुद उठा लेती है। तभी वेदांत भी वहां आ जाता है। वो इशिता को देखते हुए बोला, हो गई शॉपिंग? इशिता के फेस पर बड़ी स्माइल आ जाती है और वो बहुत ही एक्साइटेड होकर वेदांत से बोली, यहाँ सब कुछ बहुत सस्ता है। वेदांत इशिता को देख सेल्स गर्ल को देखता है और इशिता के हाथ में पकड़े बैग वापस सेल्स गर्ल को देते हुए बोला, ये गाड़ी में रखवा देंगे, तुम चलो। इशिता अपने शॉपिंग बैग को देखती है और वेदांत के साथ चली जाती है। उसके जाते ही वो सेल्स गर्ल बोली, वाह क्या लकी किस्मत पाए है इस लड़की ने। वेदांत कपूर के साथ आई है शॉपिंग करने और इसकी शॉपिंग 4 लाख से ऊपर की है और इसको लग रहा है इसने 2000 में इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस ले ली।
काश इसकी जगह में होती। दूसरी लड़की जाती हुई इशिता को देख रही थी। वो उस लड़की को देख बोली, फिलहाल तो अगर सर के पहुंचने से पहले हमने ये सारे शॉपिंग बैग नहीं रखवाए तो हम इस जॉब को जल्दी ही टाटा बाय बाय कर सकते हैं, चल अब जल्दी। दोनों वहां से चली जाती है। इशिता ने जो भी ड्रेस पसंद की थी उनकी कीमत 50,000 से नीचे नहीं थी, पर इशिता को तो वो बस 200-300 की ही लगी थी। वो बहुत खुश हो गई, उसे नहीं लगा था कि इतने में उसकी इतनी सारी शॉपिंग हो जाएगी। दोनों गाड़ी के पास आ जाते हैं, तभी आसपास मीडिया आ जाती है और दोनों को घेर लेती है। वेदांत आज बिना बॉडीगार्ड के आया था। वो इतना बड़ा बिजनेसमैन था, उसकी एक झलक पाने के लिए मीडिया तैयार रहता था। मॉल के अंदर तो वो नहीं जा सके क्योंकि सिक्योरिटी पहले से ही टाइट थी। अब वो लोग चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं। इशिता सबको देखे जा रही थी। वेदांत ने उसका हाथ पकड़ रखा था। मीडिया वाले उनकी फोटो खींचे जा रहे थे और वेदांत से सवाल कर रहे थे। वेदांत उनके सारे सवालों को इग्नोर करते जा रहा था। वो इशिता के बारे में भी वेदांत से सवाल कर रहे थे। वेदांत किसी भी नई सवाल का कोई जवाब नहीं देता है और गाड़ी का दरवाजा खोल इशिता को अंदर बैठाता है और दूसरी साइड जाकर खुद बैठ जाता है। वेदांत अब वहां से चला जाता है। मीडिया वालों को खबर मिल चुकी थी। वो वेदांत और इशिता के रिश्ते को अलग अलग नाम दे रहे थे। कोई उसे वेदांत के घर की नौकर बता रहा था, कोई उसे वेदांत की मिस्ट्रेस तो कोई उसकी दोस्त। सभी इशिता को अलग अलग नाम दे चुके थे। इशिता अभी भी गाड़ी में बैठी पीछे देख रही थी। वेदांत कुछ आगे जाकर गाड़ी रोक देता है और इशिता का सीट बेल्ट लगाने उसकी तरफ झुकता है। इशिता अब भी बाहर देख रही थी। इशिता कुछ बात करने के मकसद से वेदांत की ओर देखने के लिए चेहरा घुमाती है और दोनों की आंखें फैल जाती है। इशिता के होठ वेदांत के गाल पर थे। वेदांत का चेहरा झुका हुआ था, उसका एक हाथ सीट बेल्ट पर था और दूसरा पीछे इशिता की सीट पर था। इशिता की आंखें हैरानी से फैली हुई थी, उसके होठ अब भी वेदांत की गाल पर थे। इशिता का दिल जोर से धड़क रहा था। वेदांत जल्दी से पीछे हो जाता है। इशिता दूसरी तरफ चेहरा कर लेती है, उसे बहुत अजीब लग रहा था। अनजाने में ही सही वो वेदांत को किस कर चुकी थी। वेदांत अपने दिल पर हाथ रख अपने दिल को सहलाता है। उसका दिल बगावत पर उतर आया था। ऐसा लग रहा था अभी बाहर निकल जाएगा। वेदांत गहरी सांस लेकर इशिता को देखता है जो बाहर देखे जा रही थी। दोनों में ऑकवर्ड सिचुएशन आ गई थी। वेदांत गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है और वापस इशिता की तरफ झुकता है। इशिता वेदांत को वापस अपने करीब महसूस कर आंखें कसकर बंद कर लेती है। वेदांत को इशिता के दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। वो उसके चेहरे को देख रहा था, बंद आंखें, वो मासूम चेहरा वेदांत को अपनी तरफ खींच रहा था। वो सीट बेल्ट लगा पीछे हो जाता है। इशिता अपनी आंखें खोल वेदांत को देखती है। वेदांत उसको ही देख रहा था। वो तुरंत वेदांत से नजर हटा बोली, वो सब क्या कह रहे थे। वेदांत गाड़ी स्टार्ट कर देता है। उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ जाती है। वो सामने देखते हुए बोला, क्या बात है इशिता भारद्वाज की आज बोलती बंद कैसे हो गई है। इशिता वेदांत को देखने लगती है। वेदांत सामने देखकर ड्राइविंग कर रहा था। वो वेदांत को घूरकर बोली, हमारी बोलती क्यों बंद हो गई, हम तो बोल रहे हैं ना, तो हकलाला क्यों रही हो। वो तो बस ऐसे ही। हाँ ऐसे ही। इशिता वेदांत से नजरें हटाते हुए बोली। वेदांत कुछ वक्त बाद गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने रोकते हुए बोला, भूख नहीं लगी है। इशिता को भूख लगी हुई थी। वो मासूम चेहरा बनाए वेदांत को देखते हुए बोली, हम बहुत जोरों से भूख लगी है। वेदांत इशिता को उतरने का इशारा करता है और खुद उतरने लगता है। इशिता वेदांत को रोकते हुए बोली, सुनिए। वेदांत आंखें बंद करते हुए बोला, तुम ऐसे बुलाना बंद करो मुझे। इशिता मुंह बनाते हुए, तो क्या बुलाओ आपको। इशिता का यह सवाल सुन वेदांत की नजर उस पर आ जाती है। वो इशिता को देखने लगता है। कुछ वक्त तक दोनों की नजरें एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। वेदांत जल्दी ही इशिता से आंखें हटा लेता है। वो बोला, वही जो माल में बुलाया था। अच्छा लगा सुनकर। इशिता को नहीं याद था उसने वेदांत को क्या कहकर बुलाया था। वो कुछ वक्त सोचती है, जब उसे याद नहीं आता तो वो बोली, सुनिए ये खोल दीजिए। वेदांत इशिता का सीट बेल्ट खोल देता है। दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। वही अब तक यह खबर सब जगह फैल गई थी। एक कमरे में एक लड़का बैठा था, उसके हाथ में वाइन का गिलास था। सामने टीवी पर खबर चल रही थी जिसमें वेदांत ने इशिता का हाथ पकड़ रखा था। वो शख्स इशिता और वेदांत के हाथ को घूर रहा था। कुछ वक्त बाद वो वाइन का एक सिप लेकर बोला, तेरी खूबसूरती ने मुझे तेरा दीवाना बना दिया। अब तेरा यूं खुद से दूर जाना मुझे गवारा नहीं। कुछ दिन की जुदाई भी वर्षों की लग रही है जान, अब तो तुम्हें वापस लेने खुद आना होगा। वो आदमी एक झटके में वाइन का पूरा गिलास खाली कर देता है और रूम से बाहर जाने लगता है और दरवाजे तक जाकर वापस आता है। सामने टीवी अब भी चल रहा था जिसमें वेदांत और इशिता एक साथ दिखाई दे रहे थे। उनके बारे में तरह तरह की खबर फैली हुई थी। उस आदमी की आंखें अब गुस्से से लाल होने लगती है और वो वहां रखी चेयर उठाता है और टीवी पर फेंक देता है।
एक तेज आवाज के साथ टीवी टूटकर बिखर जाता है। वो आदमी अब तेज कदमों से रूम से निकल जाता है और बाहर आकर हाल में बैठ जाता है। कातिलाना लुक, आईब्रो में कट, नीली आंखें, हल्की शेविंग। वो बहुत ज्यादा हैंडसम था, किसी मूवी के हीरो की तरह, पर जितना वो हैंडसम था उतना ही क्रूर था। उसकी नीली आंखें इस वक्त गुस्से में लाल हो रखी थी। वो अपने का आदमी को अपने हाथ से इशारा करता है। वो आदमी आगे आ सर झुका लेता है। शंशाक ठाकुर परिवार का सबसे छोटा बेटा, जिसकी हर एक जिद को उसके माँ बाप ने पलक झपकते ही पूरा किया। उसने जिस चीज पर हाथ रखा वो उसकी हो गई। जोधपुर शहर में ठाकुर परिवार सबसे बड़ा खानदान था। ठाकुर परिवार से सभी डरते थे। शंशाक उस आदमी को गर्दन टेक कर देखता है। कुछ वक्त ऐसे ही देखते रहने के बाद वो बोला, जा लेकर आ उसकी माँ को। उफ माँ नहीं, सासू माँ को कहो उनकी बेटी मिल गई है, लाने चलना है। वो आदमी तुरंत समझ जाता है कि शंशाक किसकी बात कर रहा है। वो हाँ कहकर वहां से चला जाता है। शंशाक उसके जाते ही हाल में अपनी नजर दौड़ाता है। एक तरफ उसको अपनी मंझली भाभी दिखाई देती है। वो उनको देख बोला के बाद, भाभी सा, आज भाई सा ने आपकी मरम्मत ना की के ऐसे काहे यहाँ बैठी हो। वो औरत जो यहाँ बैठे मिर्चियाँ सुखा रही थी, उसके हाथ डर से कांपने लग जाते हैं। वो जल्दी से नामे गर्दन हिला खड़ी हो जाती है। उसने बड़ा सा घूंघट डाल रखा था। वो जल्दी से बोली, ना देवर सा, मैं तो यहाँ मिर्चियाँ सुखाने आई थी। मासा ने कहा था सांझ को इनको पिसना, से तो बस धूप लगा रही थी, मैं थारी बात ना सुन रही थी। शंशाक यह सुनकर हंसने लगता है। वो हंसते हुए अपनी जगह से खड़ा होता है और पास में बने आंगन की तरफ चला जाता है, जहां वो औरत यानी उसकी मंझली भाभी थी। वो वहां जाकर रेडियो के बल उन मिर्च के पास बैठता है। उसकी भाभी 2 कदम पीछे हो जाती है। शंशाक अपनी भाभी को नहीं देख रहा था। वो अब अपने हाथ में मिर्ची पकड़ता है और उसको देखने लग जाता है। वो बहुत गौर से उस मिर्ची को देख रहा था। वो औरत अब भी अपने घूंघट के अंदर से मिर्ची को देख रही थी। इस वक्त आसपास कोई नहीं था। शंशाक खड़ा होता है और उस औरत का हाथ पकड़ उसके हाथ में मिर्ची रख देता है। वो अब 4 कदम पीछे खिसकते हुए बोला, हम तो चलो खाओ इसे। वो औरत ना समझी में शंशाक को देखने लगती है। शंशाक तिरछा मुस्कुराते हुए उस औरत को देखते हुए बोला, के हुआ भाभी सा, अपने देवर की बात ना मानगी के खाना इसको। वो औरत अपने हाथ में पकड़ी मिर्च को देखती है, फिर शंशाक को। शंशाक ने उसके हाथ में 20 से ज्यादा मिर्च रखी थी। वो औरत बोली, देवर सा, ये आप कैसी बात करो, से में मिर्च कैसे। तो ठीक से मासा को बुला लूं, फिर खा लियो। वो औरत जल्दी से नामे सिर हिला मिर्च खाने लग जाती है। उसका मुंह बहुत जल रहा है था। वो लगातार मिर्च खाई जा रही थी जब तक उसके हाथ वाली मिर्च खत्म नहीं हो जाती है। शंशाक तिरछा मुस्कुराते हुए उसे देखता रहता है। उस औरत की आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। शंशाक तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, के बाद भाभी सा, लगता बराबर तिखा सके, थान बेरों से मन तिखा बहुत पसंद है। उस औरत से कुछ बोला नहीं जाता है। वो हाँ में सर हिला देती है। शंशाक उसको देख तिरछा मुस्कुराते हुए वहां से सीटी बजाते हुए निकल जाता है। रात के वक्त इशिता ने खाना तैयार करा लिया था। कामाक्षी इशिता को देख बोली, इशु आप खाना खा लीजिए, सर को हम खिला देंगे। इशिता तुरंत मना करते हुए बोली, नहीं भाभी सा, हम बाद में खा लेंगे, आप सो जाए, आप थक गई होगी ना, और वैसे भी आप आज बाहर गए हुए थे, अभी आए हो। कामाक्षी सच में आज थक गई थी। वो इशिता से बोली, नहीं हम कर लेंगे, आप जाओ आराम कर लो, सर कभी कभार बहुत लेट घर आते हैं। तो क्या हुआ, हमको नींद नहीं आ रही है, आपको आ रही है, आपकी आंखों में दिखाई दे रही है, तो आप जाओ, हम उनको खाना खिला देंगे। इशिता जिद करते हुए कामाक्षी को वहां से भेज देती है। पता नहीं क्यों पर इतनी देर से वेदांत को ना देखने से उसको बेचैनी होने लगी थी। उसको वेदांत से बातें करना था, वो भी बहुत सारी। वो हाल में बैठकर वेदांत का इंतजार करने लगती है और इंतजार करते करते कब उसको नींद आ जाती है उसको पता नहीं चलता। विजय पहले ही घर आ गया था। वो खाना खाकर अपने रूम में चला गया था। उसे ज्यादा काम करने की आदत नहीं थी, पर आज वेदांत ने उससे जमकर काम करवाया था, जिस वजह से वो थका महसूस कर रहा था। करीबन रात के 12 बजे वेदांत घर आता है। उसको 2 दिन में यहाँ का सारा काम निपटाना था, जिस वजह से वो इशिता को घर छोड़ ऑफिस निकल गया था और अब वापस आ रहा है। वो अपनी टाई की नाक ढीली करते आ रहा था। आते ही उसकी नजर सामने सोफे पर आराम से सो रही इशिता पर जाती है। वेदांत इशिता को देखने लगता है। कुछ वक्त तक वो वही खड़ा इशिता को देखता रहता है, फिर वहां से ऊपर अपने रूम में चला जाता है। अगली सुबह इशिता की आंखें कुछ आवाजों से खुलती है। वो आसपास देखती है तो वो अब भी हाल में थी और वहां सर्वेंट काम कर रहे थे। अपर्णा उबासी लेकर उठते हुए बोली, क्या अड्डू अमीरचंद अब तक घर नहीं आए। वो जल्दी से सोफे से उठती है और ऊपर की तरफ भाग जाती है और सीधे वेदांत के रूम के बाहर जाती है। वेदांत जिम जाने के लिए दरवाजा ओपन करता है और एक तेज आवाज के साथ दोनों एक साथ नीचे जाकर गिरते हैं। नजारा कुछ ऐसे था, वेदांत नीचे और इशिता उसके ऊपर थी। वेदांत के हाथ इशिता की कमर पर थे और इशिता के हाथ वेदांत के सीने पर थे।
वेदांत की आंखें इशिता के चेहरे पर टिकी हुई थी। इशिता की आंखें कसकर बंद की हुई थी, वो तो चोट लगने के डर से आंखें बंद कर लेती है। वेदांत एक टक इशिता के मासूम चेहरे को देख रहा था। उसको देख एक बार फिर उसका दिल धड़कने लगता है। वेदांत इशिता को देखते हुए बोला, ये तुम 100 की स्पीड से कहाँ जा रही हो? इशिता जल्दी से आंखें खोल वेदांत को देखती है। वेदांत को देख वो उसको आंखें छोटी कर घूरने लगती है। वो बोली, आप घर कब आए? क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? और इसका जवाब मैं तुम्हें देना जरूरी नहीं समझता। तो किसे देंगे आप इसका जवाब? किसी को भी नहीं। इशिता मुंह बनाते हुए बोली, आप कितने रूड हो पता है आपको? वेदांत इशिता को अपने ऊपर से हटाते हुए एक टक उसको देखते हुए बोला, जंगली लड़की, ये तुम्हारा जंगल नहीं है, घर है मेरा। ऐसे ओलंपिक रेस की दौड़ यहाँ मत दौड़ा करो, किसी दिन पैर फिसला तो बिखर जाओगी यहाँ। वेदांत खड़ा हो इशिता की तरफ हाथ बढ़ा देता है। इशिता उसका हाथ पकड़ उठते हुए बोली, हमें पता है यह आपका घर है, तभी तो हम इतना खुलकर जी रहे हैं, वरना हमारे घर। आगे की बात कहते हुए इशिता के चेहरे पर दर्द दिखाई देने लगता है, जिसे जल्द ही वो अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेती है। पर वेदांत की नजरों से यह छुपा ना रह सका। वो इशिता के चेहरे का दर्द देख चुका था। वो मन में बोला, इस मुस्कुराहट के पीछे गमों का खजाना भर रखा है। जितनी मासूम और खुश दिखती हो उतनी हो नहीं तुम। इशिता वेदांत को देख मुस्कुराते हुए बोली, सुनिए वो। वेदांत वहां से जाते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था मुझे ऐसे मत बुलाओ। इशिता वेदांत के पीछे पीछे जाते हुए बोली, हम तो आपको ऐसे ही बुलाने वाले हैं, आप चाहे कितना कुछ भी कह लो, अब आप जल्दी जल्दी हमारी बात का जवाब दो। वेदांत जिम रूम में चला जाता है। वो टी शर्ट उतारने लगता है। इशिता उसको ऐसा करते देख अपनी आंखों पर हाथ रख पलटते हुए बोली, क्या आप पागल भी हो गए हो? ये कैसी पागलपंती कर रहे हो? आप कपड़े क्यों निकाल रहे हो? वेदांत इशिता को घूर कर देखता है। अब जाहिर बात है, कोई अपने लिए पागल कैसे सुन सकता है? ओ हेलो जंगली पागल में नहीं तुम हो। एक तो तुम मेरे पीछे पीछे चली आ रही हो, और ऊपर से तुम मुझे ऐसे कई बार देख चुकी हो, तो अब ये आंखों पर हाथ रखकर क्या जताना चाह रही हो तुम? इशिता मन ही मन बोली, इनको तो कुछ कहना ही बेकार है, नहीं करना हमें बात इनके साथ। वो अकदू अमीरचंद सच में अकदू है, तभी तो यह नाम रखा है तुमने मेरा। इशिता चौंक जाती है। वो ना समझी में वेदांत को देखती है जो पुशअप करने लग गया था। इशिता बोली, आपको कैसे पता मैंने क्या कहा है? तुम्हारी तरह मेरा दिमाग मेरे घुटनों में थोड़ी है जो मुझे पता ना चले तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। वेदांत वैसे ही पुशअप लगाते हुए बिना इशिता को देख बोला। इशिता हल्के गुस्से में मुंह फुला लेती है। इस वक्त वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। वो वेदांत को गुस्से में घूरते हुए वहां से जाते हुए बोली, आपसे तो बात करना ही बेकार है, नहीं बताना हमें आपको कुछ भी, जल्लाद कहीं के। इशिता मन ही मन हजार गाली वेदांत को देखते हुए वहां से निकल जाती है। वेदांत इशिता को ऐसे गुस्से में जाता देख रहा था। वो हल्का मुस्कुराकर बोला, पगलेट लड़की। इशिता मन ही मन वेदांत को कोसे जा रही थी। वो रूम में सीधा वॉशरूम में चली जाती है। कुछ वक्त बाद वो शावर लेकर बाहर आती है। इस वक्त उसने बेबी पिंक कलर का सिंपल सा अनारकली सूट पहन रहा था। ऊपर से उसके गिले बाल, वो इस वक्त खिला हुआ गुलाब लग रही थी। उसके चेहरे पर अब भी गुस्सा था। वेदांत घर आ गया था और उसने उसको उठाना जरूरी नहीं समझा। इशिता मुंह फुलाए हुए बालों को टॉवल में लपेटती है। उसके आगे के दोनों तरफ से कुछ बाल खुले थे जो उसके चेहरे पर आ रहे थे, बाकी का उसने टॉवल लपेट जुड़ा बना लिया था। उसे आज सबके लिए नाश्ता बनाना था। वो नीचे चली जाती है। कामाक्षी किचन में ही थी, वो नाश्ता बना रही थी। वो कामाक्षी को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग भाभी सा। कामाक्षी इशिता को देखती है तो कुछ वक्त तक उसे देखती रहती है। इशिता आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसको देख वो पलक झपकाना भूल गई थी। इशिता कामाक्षी के सामने हाथ हिलाते हुए बोली, क्या हुआ, आप खुली आंख सपना देखने लग गए क्या? अच्छा बताया आज क्या बनाएंगे? कामाक्षी इशिता से नजर हटा सब्जी कट करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग इशू, आज हम पोहा बनाने वाले हैं और विजय सर को पोहे पसंद नहीं तो उनके लिए आलू के पराठे बनाने हैं। पोहे मैंने बना दिए हैं, बस अब आलू के पराठे बनाने थे जो मैं बना दूंगी, तुम आराम से बैठो यहाँ। पर ऐसे कैसे, मैंने आपसे कहा था ना मैं बनेगी, अब आलू के पराठे तो मैं ही बनाने वाली हूँ, आप छोड़ो इससे। इशिता कामाक्षी के हाथों से आलू को ले लेती है। कामाक्षी इशिता को देख मुंह बनाते हुए बोली, आप बहुत जिद्दी हो इशू, पता नहीं आपकी माँ आपको कैसे संभालती थी। इशिता के हाथ जो आलू कुकर में डालने लगे थे वो रुक जाते हैं। वो उन दिनों को कैसे भूल सकती है? जिद तो उसने कभी की भी नहीं किसी चीज के लिए। उसने एक ही जिद की थी जिंदगी में, पहली बार, वो ये थी कि उसको शादी नहीं करनी थी, वो भी उस इंसान से। और वो जिद उसकी माँ ने मान ली थी और उसको वहां से भगाने में हेल्प की थी। वो अपनी माँ को बहुत मिस करती है पर अभी वो उनसे मिल नहीं सकती।
उसको ऐसे सोच में पड़ा देख कामाक्षी उसके कंधे पर हाथ रखती है। इशिता तुरंत अपने होश में आ जाती है। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। जल्दी वो अपनी आंखों की नमी छुपा लेती है। वो मुस्कुराते हुए बोली, भाभी सा जरूरी तो नहीं ना जो हम अब कर रहे हैं वो पहले भी करते हो। कुछ बच्चे बहुत बदनसीब होते हैं, उन्हें बचपन से हर चीज के लिए तरसना पड़ता है, और हम बहुत अच्छी बेटी थी अपनी माँ की, उनकी बात हमने कभी नहीं टाली। कामाक्षी इशिता की बातों का मतलब नहीं समझ पाती है। वो दोनों और ही बातें करने लग जाते हैं। कुछ वक्त बाद नाश्ता टेबल पर लग गया था। विजय और वेदांत दोनों रेडी होकर बैठे थे। उन्हें ऑफिस जाना था। मिनटिक थी तो वेदांत की प्लेट में कामाक्षी ने पोहे डाल दिए थे। वो खाने भी लगा था, पर आज खाने का टेस्ट अलग था। वो जब से इशिता का खाना खाने लगा था उसको बस उसका टेस्ट भा गया था। उसको वही टेस्ट चाहिए था। वो एक बाइट में समझ जाता है यह कामाक्षी ने बनाए हैं। वेदांत अब मन मारकर खाने लगता है। उसकी नजर किचन की तरफ थी। विजय कामाक्षी को देख बोला, मेरे पराठे नहीं बने अब तक। तभी इशिता भी किचन से बाहर आते हुए बोली, आपके पराठे? अरे आप पहले बताते, हमें आपके पराठे बनाने हैं, हम बेकार में ही आलू के साथ लगे थे। विजय इशिता को देख मुस्कुरा देता है। वेदांत तो उसको देख पलक झपकाना ही भूल गया था। वो एकटक इशिता को देख रहा था। उसके मन में बस एक बात ही निकलती है, यार ये लड़की क्या लग रही है, ब्यूटीफुल। इशिता वेदांत को एक ही नजर देख मुंह बनाते हुए उसे इग्नोर कर देती है। विजय इशिता को देख बोला, आज कहा बिजली गिराने का इरादा बनाया है आपने, बवाल लग रही हो। वो इशिता के साथ सीधे सीधे फ्लटिंग पर उतर आया था। वेदांत यह देख अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसको गुस्सा आ रहा था और इशिता उसके गुस्से को हवा देते हुए बोली, क्या विजय बाबू, हम तो बिजलियां आप पर ही गिराने का इरादा लेकर आए थे, पर क्या करें, यह घर अकर्चन का है ना, तो हम ऐसा कर नहीं सकते। खैर छोड़े इन सबको, यह लीजिए आपका पराठा, मेरा मतलब आलू का पराठा। विजय इशिता मुस्कुराते हुए बोला, आपने बनाया है? इशिता हाँ में सर हिला देती है। कामाक्षी मुस्कुराते हुए इशिता को देख रही थी। आज पहली बार था जब डाइनिंग टेबल पर बात हो रही थी, वरना तो सन्नाटा पसरा रहता था। वेदांत अब पराठे को घूर रहा था। उसको इशिता के हाथ का बना नाश्ता करना था और इशिता ने तो पराठे बनाए थे। अब वो कैसे कहे कि उसको पराठे चाहिए। वो चोर नजरों से इशिता और पराठे को देख रहा था। विजय चिटकारे लेकर खाते हुए बोला, वाह क्या पराठे बनाए हैं, मैं तो आपका फैन हो गया अब से। वेदांत की मुट्ठी गुस्से से कस जाती है। वो विजय के साथ हंसकर बात जो कर दिया रही थी और उसको देख भी नहीं रही थी, पता नहीं क्यों, पर उसको यह देख बहुत गुस्सा आ रहा था, और ऊपर से उसको इशिता के हाथ का खाना जो नहीं मिला था। वो कुछ कहता उससे पहले विजय उसको देखते हुए बोला, भाई मैं तो आपको बताना ही भूल गया, आज शाम को मेरा दोस्त आ रहा है वही जिसका मैंने आपको बताया था, हम न्यूयॉर्क में एक साथ रहते थे। वेदांत सीरियस आवाज में विजय को देख बोला, हम कल जा रहे हैं कोलकाता। विजय पराठे की बाइट खाते हुए बोला, तो वो भी जाएगा, शशांक का घर है कोलकाता में। शशांक यह नाम सुनते ही इशिता ने जो पानी का जग उठाया था गिलास में पानी डालने के लिए, वो उसके हाथ से छूट जाता है। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जग उसके पैर पर जाकर गिरता है और चकनाचूर हो जाता है। वो कांच का था। इशिता के मुंह से दर्द से सिसकी निकल जाती है। है, पर दर्द से ज्यादा उसको बस वह नाम सुनाई दे रहा था। वेदांत और विजय दोनों जल्दी से चेयर से उठ जाते हैं। इशिता के पैर पर जग गिरने से उसके कांच उसका पैर पर लग गया था। वेदांत इशिता को देखता है जो डर से कांप रही थी। कामाक्षी जल्दी से इशिता के पैर को देखते हुए बोली, ईशु ये आपको तो चोट लग गई है, आप बैठे यहाँ। इशिता अब अपने ख्यालों से बाहर आकर अपने पैर को देखती है और एक दर्द की लहर उसके शरीर में दौड़ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विजय इशिता के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आप बैठे यहाँ, ध्यान कहाँ था आपका? और कामाक्षी को देख बोला, आप मेडिकेट लेकर आए जल्दी। कामाक्षी फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली जाती है। वेदांत विजय के हाथ को देख रहा था जो इशिता के हाथ को पकड़े हुए था। वो आगे बढ़ झटके से उसके हाथ से इशिता के हाथ को छुड़ा लेता है और उसको अपनी गोद में उठा लेता है। इशिता का छोटा सा चेहरा लाल पड़ गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने पैर को देख सिसकने लगी थी। वेदांत इशिता को ऊपर लेकर जाते हुए बोला, तुम डॉक्टर को बुलाओ, मैं इसको रूम में लेकर जाता हूँ। इशिता अब सिसकने लगी थी। वेदांत उसको रूम में लेकर आता है और बेड पर बिठाते हुए उसे डांटते हुए बोला, ध्यान कहाँ था तुम्हारा, लगा लीना खुद को चोट। इशिता मासूम आवाज में रुआंसा होकर बोली, हमें दर्द हो रहा है। इतना कहकर वो रोने लग जाती है। उसे सच में काफी तेज दर्द हो रहा था। वो छोटी सी चोट पर रोने लग जाती थी। उसकी नाक गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। वेदांत को इशिता को ऐसे देख बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो इशिता को देखते हुए बोला, जंगली तुम रो क्यों रही हो, बस थोड़ी सी चोट लगी है, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। इशिता रोते हुए वेदांत को देख अपने पैर की तरफ इशारा करते हुए बोली, देखे ना कितना खून बह रहा है, आपको यह छोटी चोट लग रही है, हमारा सारा खून बाहर आ गया है। वेदांत इशिता के पैर को देखता है जहां से खून रिस रहा था। कांच अब भी उसके पैर में घुसा हुआ था। अगर वो कांच निकालता तो दुगनी तेजी से खून निकलना शुरू हो जाता।
क्योंकि कांच पैर की रग पर जाकर लगा था। विजय और कामाक्षी रूम में आ जाते हैं। कामाक्षी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर इशिता के पैर के पास बैठ जाती है। वेदांत कामाक्षी को रोकते हुए बोला, रहने दो, डॉक्टर आ जाए वो कर देगी। बल देखकर ये और ज्यादा रोने लगेगी। इशिता रोते हुए अपने पैर को देखे जा रही थी। उसका रोना और ज्यादा बढ़ रहा था। वेदांत उसको ऐसे देख इरिटेट होते हुए बोला, इतना क्यों रो रही हो, चुप करो, बस थोड़ी सी चोट लगी है, तुम क्या कोई बच्ची हो। इशिता वेदांत के डांटने पर रोते हुए बोली, हाँ तो आप जाओ यहाँ से, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे दर्द हो रहा है और मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। विजय वेदांत को देख बोला, भाई उसको पहले ही चोट लगी हुई है और आप उसको और ज्यादा रुला रहे हो। वेदांत घुरकर विजय को देखता है। विजय तुरंत उससे नजर हटा लेता है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह उसे घूर रहा था। तभी एक सर्वेंट डॉक्टर को लेकर आता है। वो डॉक्टर मेल था। उसको देख वेदांत विजय को देख बोला, तुझे क्या कोई फीमेल डॉक्टर नहीं मिली थी, इसको क्यों बुलाया। विजय वेदांत को अजीब नजरों से देखने लगता है। उसको तो इसी डॉक्टर के बारे में पता था जिसे वेदांत बुलाता था, उसने बुला लिया। अब वेदांत को इससे भी प्रॉब्लम हो रही है। वो इरिटेट होते हुए बोला, आपको हो क्या गया है, ऐसे अजीब तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो आप। इशिता को चोट लगी है, उसको फिलहाल डॉक्टर की जरूरत है, मेल हो या फीमेल। डॉक्टर अब भी वही खड़ा था। कामाक्षी इशिता का हाथ पकड़े बैठी थी। वो रो रही थी। उसने अपना चेहरा कामाक्षी के सीने में छुपा रखा था। वेदांत को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो डॉक्टर को देख बोला, क्या वहां खड़े रहने के लिए आए हो। वो डॉक्टर सकप का जाता है और तुरंत आगे आकर बेड पर इशिता के बगल बैठता है। वेदांत चेयर खिसकाते हुए बोला, इस पर बैठो। विजय और कामाक्षी वेदांत को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वेदांत ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है, पर बेचारे कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। वो डॉक्टर चेयर पर बैठ जाता है और इशिता के पैर को पकड़ता है। इशिता अब आंखों में आंसू लिए डॉक्टर को देखने लग जाती है। डॉक्टर इशिता के पैर में लगे कांच को देखता है जो उसकी पैर की रग पर लगा हुआ था। वहां आसपास हल्की सूजन भी आ गई थी। वो इशिता को देखता है जो अपने पैर को ही देख रही थी। डॉक्टर अब वेदांत को देखता है। वेदांत उसके हाथों को घूर रहा है था। डॉक्टर उसको कुछ इशारा करता है। डॉक्टर का इशारा समझकर वेदांत इशिता को देखता है। इशिता अपने पैर को देख रही थी। वेदांत हल्का खांसते हुए बोला, इसको कोई दर्द नहीं हो रहा है, ये नाटक कर रही है, इतना छोटा सा कांच चुभा है और उसमें कितनी तो ये रोई है। इशिता को दर्द हो रहा था। वेदांत की बात सुनकर वो उसको गुस्से में देखते हैं हुए बोली, तो आप मेरे नाटक को क्यों देख रहे हो, जाओ ना अपने ऑफिस। तभी उसकी चीख निकल जाती है। डॉक्टर ने कांच को पकड़ खींच लिया था। अगर वो इशिता के देखते हुए यह सब करता तो इशिता उसको कांच को छूने भी नहीं देती, इसलिए उसने वेदांत को इशिता को बुलाने को लिए कहा था। इशिता का रोना अब बढ़ गया था। वेदांत कामाक्षी को वहां से उठने का बोलता है। कामाक्षी उठ जाती है। वेदांत इशिता के बगल में बैठ जाता है और इशिता का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, है मेरी बात सुनो, बस हल्का सा दर्द होगा, अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, रोना बंद करो। इशिता रुआंसा आवाज में बोली, पर हमारा सारा खून बह गया, इतना ही तो था हमें। सभी उसको हैरानी में देखने लगते हैं, मतलब यह लड़की अपने खून के लिए रो रही है। विजय इशिता को देख बोला, क्या तुम अपने खून के लिए रो रही हो। इशिता उसको देख अपना सिर हाँ में हिला देती है। तब तक डॉक्टर उसको पट्टी कर देता है और इंजेक्शन भरते हुए बोला, इनको इंजेक्शन लगाना है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। इशिता के कान खड़े हो जाते हैं। अब तक वो रो रही थी, अब उसके आंसू सूख जाते हैं और वो बेड पर चढ़ जाती है। सब उसको हैरानी से देखने लगते हैं। इशिता पीछे खिसते हुए बोली, हमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाना है, हम बिल्कुल ठीक है, देखो हम रो भी नहीं रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक है। यह कहते हुए वो डॉक्टर के हाथ में इंजेक्शन देख रही थी। वेदांत इशिता को देख मन में बोला, नौटंकीबाज लड़की, यह तो नहीं कहती उसको इंजेक्शन से डर लगता है। वो इशिता का हाथ पकड़ उसको अपनी तरफ खींच लेता है। इशिता वेदांत की बाहों में आ जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वेदांत ने उसकी कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट रखी थी। वो इशिता को अपने और करीब खींच लेता है। इशिता वेदांत की आंखों में देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो। वेदांत वैसे ही उसको देखते हुए बोला, क्या कर रहा हूँ। विजय और कामाक्षी आंखें फाड़े दोनों को देख रहे थे। क्या कर रहा हूँ। वेदांत इशिता के चेहरे के करीब अपना चेहरा लेकर जाते हुए बोला। वो इशिता के चेहरे को एकटक देख रहा था। इशिता वेदांत को देखे जा रही थी। वेदांत एक हाथ से डॉक्टर को इशारा करता है। डॉक्टर कार्टन निकालने लगता है। वेदांत एकटक इशिता को देखता जा रहा था। इशिता वेदांत की आंखों में देखते हुए बोली, ये आप हमारे करीब क्यों आ रहे हो। वेदांत इशिता के चेहरे पर अपना एक हाथ चलाते हुए डीप आवाज में उसके कान के पास जाकर बहुत धीरे से कहता है, जो सिर्फ इशिता ही सुन पाती है, क्यों मेरा पास आना पसंद नहीं। इशिता की गर्दन पर वेदांत की गर्म सांस से महसूस हो रही थी, जिससे वो सिहर जाती है। उसने जो कहा उसे सुनकर इशिता की धड़कनें बढ़ जाती है। वेदांत की नजरें इशिता के चेहरे पर जमी हुई थी। इस वक्त दोनों के फेस बहुत करीब थे।
वेदांत इशिता को करीब से देख मन में बोला, शब्द नहीं है तेरी खूबसूरती को शब्दों में ढालने के लिए। तू है ही इतनी खूबसूरत कि जितना देखूं दिल नहीं भरता। इशिता की धड़कने बगावत पर उतर आई थी, उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। डॉक्टर बहुत ही सावधानी से इशिता को इंजेक्शन लगा देता है। कामाक्षी और विजय तो सदमे थे, दोनों का अपनी आंखों पर भरोसा कर पाना मुश्किल हो रहा था। जो वेदांत लड़की को खुद के एक अंगुली टच तक नहीं करने देता, आज वही वेदांत इशिता को अपनी बाहों में जकड़े उसके इतने करीब बैठा है। जहां दो दिल एक दूसरे में खोए हुए थे, वही कामाक्षी और विजय सामने का नजारा देखने में लगे थे। चारों को डॉक्टर की आवाज अपने सेंस में वापस लेकर आती है, हो गया, आप इनका ख्याल रखना और पैर पर 2 दिन पानी नहीं लगने देना। डॉक्टर की आवाज से चारों अपने ख्यालों से बाहर आते हैं। वेदांत इशिता को खुद से अलग कर देता है। इशिता डॉक्टर को देखती है जो अपना सामान वापस रख रहा था। वेदांत वहां से उठकर बाहर जाते हुए बोला, इसको कमरे से बाहर मत निकलने देना, अगर जिद करे तो जैक को बुला लेना। आप मुझे डराकर ऑफिस जा रहे हो। वेदांत जाते हुए पलटकर इशिता को देखता है जो आंखें छोटी कर उसको घूर रही थी, उसकी हल्की लाल आंखें जिसको वो बार बार बंद खोल रही थी। वेदांत इशिता के पास वापस आ जाता है और चेयर पर बैठते हुए विजय से बोला, जाओ मैं अभी आ रहा हूँ। विजय वेदांत को देखता है, फिर वो बाहर चला जाता है। कामाक्षी डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने पहले ही जा चुकी थी। अब रूम में इशिता और वेदांत थे। इशिता मुंह फुलाए बैठी थी। वेदांत उसको देख बोला, अगर डराकर नहीं जाओ तो क्या तुम रूम से बाहर नहीं निकलोगी? इशिता वेदांत को वैसे ही घूरते हुए बोली, क्यों दूं मैं आपको आपकी बात का जवाब? आपने सुबह बताया हमें कि आप इतनी रात को घर क्यों आए? वेदांत अपने सामने बैठी क्यूट लड़की को देख रहा था। जहां वो किसी भी लड़की के करीब जाना पसंद नहीं करता था, वहीं यह लड़की बार बार उसको खुद की तरफ खींच रही थी और वो चाहकर भी पीछे नहीं हो पा रहा था। इसके साथ बात करने में उसे अलग ही सुकून मिलता था। वेदांत सीरियस आवाज में बोला, तुम मेरा इंतजार कर रही थी, बताओगी क्यों कर रही थी? इशिता दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। वो वेदांत को नहीं बताना चाह रही थी कि वो उसके साथ अच्छा महसूस करती है, जिस वजह से उसे उसके साथ वक्त बिताना था। और वैसे भी वेदांत उसे कह चुका है कि वो उससे दूर रहे। अब अगर वो ऐसे में उसे बताएगी तो वेदांत सोचेगा इशिता जानबूझकर उसके करीब आ रही है। उसको कुछ ना बोलता देख वेदांत बोला, मैं कल कोलकाता जा रहा हूँ, अब यहाँ और नहीं रहने वाला। इशिता वेदांत को देखने लगती है, उसको अच्छा नहीं लगता है वेदांत यहाँ से जा रहा था। यह सुनकर उसको अजीब लगने लग जाता है। इशिता वेदांत से नजरें हटा झुका लेती है, वो कुछ भी नहीं कहती है। वेदांत एकटक इशिता के एक्सप्रेशन देख रहा था। पता नहीं क्यों पर उसका दिल किया कि वो इशिता को बताए कि वो यहाँ से जा रहा है। इस बार वो उसकी तरफ थोड़ा सा झुकते हुए बोला, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। इशिता गर्दन हाँ में हिला देती है। वेदांत जाते जाते उसे धमकी देकर जाता है कि वो रूम से ना निकले। इशिता भी उसको कुछ नहीं कहती है। वेदांत के जाते ही वो सिकुड़कर लेट जाती है। वेदांत यहाँ से जा रहा है, यह सुनकर उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो मन में बोली, अच्छा है ना जाए, हमें भी परेशान रहना पड़ता है, पर हम क्यों परेशान रहे, ये अपने रास्ते हम अपने रास्ते। यह कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और कब वो नींद के आगोश में चली जाती है उसको पता नहीं चलता है। दोपहर के वक्त कामाक्षी खाना लेकर रूम में आती है। इशिता अब भी सो रही थी। वो खाना टेबल पर रख इशिता की तरफ बढ़ जाती है। इशिता ने सुबह से कुछ नहीं खाया है था, उसको खाना खिलाकर मेडिसिन देनी थी। कामाक्षी इशिता को उठाते हुए बोली, इशू उठिए, कितना सोएगी आप, चलिए उठिए, खाना खा लीजिए। इशिता कुछ वक्त बाद कसमसाते हुए आंखें खोलती है। वो कामाक्षी को देखती है जो उसके पास बैठी मुस्कुरा रही थी। कामाक्षी इशिता को देख बोली, अब हमें देखना बंद करे और जल्दी जाए, फ्रेश होकर आए, खाना ठंडा हो रहा है, फिर आपको दवाई भी लेनी है। दवाई का सुनते ही इशिता अपने मुंह पर ब्लैकेट डालते हुए बोली, नहीं हमें कोई कड़वी दवाई नहीं खानी है भाभी सा। कामाक्षी इशिता की हरकत देख ब्लैकेट हटाते हुए बोली, इशू बच्ची मत बनो, जल्दी ठीक होना है तो मेडिसिन लो वरना जैक आ जाएगा, सर कहकर गए हैं, उसको एक आवाज देंगे, वो यहाँ जल्दी आ जाएगा। इशिता उठते हुए मुंह बनाते हुए बोली, आप भी हमें अड्डू अमीरचंद की तरह धमकी दे रही हो, हम याद रखेंगे, चुन चुन के बदले लेंगे। कामाक्षी इशिता को मुस्कुराते हुए देख रही थी। इशिता लंगड़ाते हुए वॉशरूम में चली जाती है। कुछ वक्त बाद वो बाहर आती है। कामाक्षी उसके सामने खाने की प्लेट बढ़ा देती है। इशिता खाना खाने लगती है। 2-4 बाइट खाने के बाद वो कामाक्षी को देख, भाभी सा एक बात बताए, वेदांत सर यहाँ से जा रहे हैं, क्या वो अब वापस नहीं आएंगे? और वो वहाँ क्यों जा रहे हैं अपना इतना बड़ा घर छोड़कर? कामाक्षी इशिता को कुछ वक्त देखकर बोली, इशू वो क्या है ना, वेदांत सर का घर कोलकाता में है, वो यहाँ 1 महीने के लिए आए थे, उन्होंने यहाँ नई कंपनी स्टार्ट की थी बस इसलिए, और वहाँ कोलकाता में उनकी पूरी फैमिली रहती है, तो अब ये वहाँ चले जाएंगे और कभी कभार साल में 1 या 2 बार 1 दिन या 1 सप्ताह के लिए यहाँ आएंगे बस।
कामाक्षी की बात सुनकर इशिता का चेहरा उतर जाता है। अब उसके गले से खाने का एक निवाला भी नहीं उतर रहा था। वो वेदांत को अब 1 साल बाद मिलेगी, यह सोचकर उसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो अपनी उदासी जल्द ही छुपा लेती है। कामाक्षी उसको दवाई खिला नीचे चली जाती है। वही यह हाल वेदांत का था। वो काम में मन ही नहीं लगा पा रहा था। बार बार उसको इशिता का ख्याल आ रहा था और वो उसके ख्यालों में खोता जा रहा था। 15 दिन हो गए थे दोनों को एक साथ में। इशिता की हर बात, उसकी हरकतें वेदांत की आंखों के सामने आ रही थी। वो मन में बोला, ये लड़की जग क्यों नहीं रही है, नहीं करना मुझे याद इसे, बस एक रात और कल इससे दूर हो जाऊंगा, फिर ये अपने रास्ते होगी, मैं अपने रास्ते। मुझे नहीं याद करना इसको एक बार, फिर धोखे में नहीं पड़ना। सभी धोखेबाज होती है, यह भी धोखेबाज है। अगर नहीं है तो भी हो सकती है तो लड़की ही ना, और हर लड़की की फितरत होती है धोखा देना। वेदांत खुद को इशिता के ख्यालों में खोने से बचाने के लिए अपने मन को समझा रहा था, पर वो यह भूल गया कि मन समझ सकता है पर दिल वो तो अपनी मर्जी चलाता है। एक बार वो जिसके ख्यालों में खो गया, वो भुलाए भी उस शख्स को नहीं भूल सकता। वो याद रहेगा हमेशा, हमेशा उस शख्स को यादों में जिंदा रखेगा। वेदांत इन सब चीजों से ध्यान हटा अपने काम के लग जाता है। वही विजय इस वक्त एयरपोर्ट पर था। शाम होने वाली थी। कुछ वक्त के इंतजार के बाद शशांक अपने ब्लेजर को सही करते हुए बाहर आता है। इस वक्त उसने व्हाइट टी शर्ट के साथ ब्लैक पेट और ब्लैक ब्लेजर पहन रहा था। वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। कानों में हेडफोन लगाए, दोनों हाथ पॉकेट में डाले, वो चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए आगे बढ़ रहा था। सामने ही उसको विजय दिखाई देता। विजय को देख उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है। वो जाकर विजय के गले लगते हुए बोला, कैसा है तू? विजय शशांक को गले लगा, बोला, बिल्कुल भैया, तुझे देख और भी अच्छा हो गया। अब तू मेरे साथ मेरे घर जाएगा, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाला। शशांक विजय को देख बोला, यार ये क्या बात हुई, मैंने होटल बुक कर लिया है और वैसे भी तुम तो आज यहाँ होकर चले जाओगे। विजय मुंह बनाते हुए बोला, तो तू पहले नहीं आ सकता था, अब लेट तुमने किया है, मुझे कल जाना होगा, पर तू मेरे घर ठहर सकता है, मैंने भाई से बात कर ली है। शशांक के चेहरे पर मुस्कान बढ़ जाती है। वो आगे चलते हुए बोला, हाँ पहले आ सकता था, पर कुछ था जिसकी तलाश थी और वो तलाश अब मिट गई तो आ गया उसको लेने। विजय भी उसके साथ चल रहा था। वो उसकी बात समझ नहीं पाता है। वो नासमझी में बोला, मैं कुछ समझ नहीं क्या कहना चाहता है, तू किसकी तलाश थी? शशांक और विजय एयरपोर्ट से बाहर आ गए थे। विजय गाड़ी में बैठ जाता है। शशांक भी उसके साथ बैठ गया था। अब तक दिन ढल गया था और रात होने लगी थी। आज मौसम भी अपनी हरकत पर उतर आया था। ऐसा लग रहा था कभी भी बर्फबारी स्टार्ट हो सकती है। शशांक बाहर देख मुस्कुरा रहा था। वो विजय को गर्दन टेढ़ी कर देख बोला, नहीं समझ आएगा, अभी चल जल्दी, मुझे भूख भी लगी है। यह कहकर वो बाहर देख मन में बोला, मौसम के इशारे समझो, जान हमारे आने की दस्तक पहले से ही दे रहा है, बस जल्दी ही आमना सामना होगा। वेदांत भी घर के लिए निकल गया था। इशिता रूम की बालकनी में खड़ी थी। मौसम बिगड़ता देख बोली, आज मौसम इतना बिगड़ा हुआ क्यों है? माता रानी सब ठीक रखना, मेरी माँ का भी ध्यान रखना, पता नहीं वो वहाँ कैसी होगी। इशिता के चेहरे पर अपनी माँ की फिक्र दिखाई दे रही थी। कुछ वक्त वो वही खड़ी रहती है। तभी विला में एक गाड़ी आती है जो विजय की थी। गाड़ी में बैठे शशांक की नजर सबसे पहले बालकनी में खड़ी इशिता पर ही जाती है, जिसको देख उसके होठ के किनारे ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं। वो एकटक इशिता को देखने लग जाता है। इशिता गाड़ी देख अंदर चली जाती है। उसे लगा वेदांत आ गया है, अगर वो उसे वहां खड़े देखेगा तो डांट लगाएगा, इससे अच्छा वो पहले ही अंदर चली जाए। शशांक और विजय दोनों गाड़ी से निकल जाते हैं। तभी वेदांत भी आ जाता है। वो गाड़ी से बाहर निकल शशांक को देखता है। शशांक वेदांत को देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। इशिता वेदांत के गले लगे हुई थी। वेदांत उसे सही से पकड़ लेता है और इशिता को महसूस करने लगता है। इशिता के गले लगने से उसको सुकून मिल रहा था। जो सुकून उसका पिछले 1 साल में उजड़ गया था, आज वो 1 साल बाद उस सुकून को महसूस कर रहा था। कुछ वक्त बाद वेदांत को महसूस होता है कि इशिता भारी सांसें ले रही है। उसकी भारी सांसों की आवाज सुनकर वो धीरे से गर्दन घुमा इशिता को देखता है, जो अब वापस नींद के आगोश में जाने लगी थी। यह देख वेदांत बोला, है जंगली, सुनो, गेटअप, अभी खाना खाओ, मेडिसिन लो, फिर सो जाना। इशिता मेडिसिन का नाम सुनकर नींद में ही कड़वा मुंह बना लेती है। वेदांत उसको ऐसे मुंह बनाते देख मुस्कुराने लगता है। ये लड़की सच में पगलेट है, वो धीरे से कहता है। वेदांत इशिता के कंधे पर हाथ रख बोला, उठो तो खाना ठंडा हो रहा है, और ये जो अजीब अजीब मुंह तुम बना रही हो तो कान खोलकर सुन लो, मेडिसिन तुम्हें लेनी होगी, नहीं ली तो मैं जबरदस्ती खिला दूंगा। इशिता अब भी वैसे ही थी। वो चेहरा दूसरी तरफ कर वेदांत को टाइट पकड़ लेती है। वेदांत कुछ वक्त इशिता के हाथों को देखता है। वो फिर से बोला, जंगली उठ रही हो या सीधा बाथटब में फेंक कर आऊं? इशिता अब भी टस से मज नहीं होती है। वेदांत आंखें छोटी कर मन में बोला, ये कुंभकर्ण की बहन सच में सो तो नहीं गई? जो भी हो, खाना तो इसे खिलाना होगा। वेदांत इशिता को होल्ड कर खड़ा हो जाता है और सही से उसे गोद में उठा लेता है।
इशिता वेदांत के गले में बाहें डालकर उससे और चिपक जाती है। वो धीरे से बोली, मिस्टर एंड्रू अमीरचंद, हमें नहीं खानी वो कड़वी दवाई। वेदांत, जिसे अब लगने लगा था कि इशिता सोच चुकी है, वो आंखें छोटी कर उसको घूरने लगता है। मतलब ये लड़की नाटक कर रही थी। वो इशिता को सोफे पर बिठाने लगता है। इशिता उससे और चिपक जाती है। वो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। वेदांत इशिता को खुद से अलग करते हुए बोला, जंगली, तुम क्या सोच रही हो? अगर तुम ऐसे करोगी तो तुम्हें दवा खानी नहीं पड़ेगी, तो ऐसा सोचो भी मत। इशिता छोटा सा मुंह बनाकर वेदांत को देखने लगती है। वो इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। वेदांत उसको देख अपना कंट्रोल खोने लगा था। इशिता बोली, आप अब भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ोगे? हमें नहीं खाना ना दवाई। और क्यों नहीं खाना? क्या तुम्हें पैर सही नहीं करना? करना है, पर कड़वी मेडिसिन खाकर नहीं। मेडिसिन कड़वी होती है जंगली। आप मुझे जंगली क्यों कहते हो? वेदांत इशिता को लेकर सोफे पर बैठ जाता है। वो उसको अपनी गोद में बिठा लेता, क्योंकि इशिता बिल्कुल बच्चों के जैसे उससे लिपट गई थी। वो उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वेदांत इशिता के हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए उसको देखते हुए बोला, क्योंकि तुम जंगल में रहने वाले जानवरों जैसी लगती हो। इशिता आंखें छोटी कर वेदांत को घूरते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? आप हमें जानवर कह रहे हो? वेदांत इशिता के फेस को देख रहा था, जो धीरे धीरे गुस्से में लाल हो रहा था। वो बोला, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कहा उनके जैसे लगती हो नहीं। इशिता मुंह बनाते हुए वेदांत को देखने लगती है। क्या मतलब है? वेदांत की बात का उसे समझ नहीं आ रहा था। वेदांत खाने की प्लेट उठाता है और इशिता को खाना खिलाने लगता है। वो कुछ वक्त पहले ही खाना गर्म करके लेकर आया था, तो खाना अभी हल्का गर्म था। इशिता चुपचाप खाने लगती है। उसके जहन से अब शशांक पूरी तरह से गायब था। वो चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह वेदांत के हाथों से खाना खा रही थी, साथ में वेदांत की बात के बारे में सोच रही थी। उसके पिद्दी दिमाग में वेदांत की बात घुसी नहीं थी। वेदांत उसके मासूम चेहरे को देख रहा था। इशिता को वेदांत के साथ अपनापन महसूस हो रहा था। अगर वेदांत की जगह कोई और होता तो वो इस वक्त उससे सेकंडों कदम दूर होती, पर अब वो वेदांत की गोद में बैठी थी। कुछ वक्त बाद वेदांत उसको खाना खिला देता है और इशिता के सामने दूध का गिलास बाते हुए बोला, इसे फिनिश करो। इशिता अपने नाक को पकड़ते हुए बोली, अरे नहीं, हटाए इसे, हमें नहीं पीना। वेदांत आंखें छोटी कर इशिता को देखता है, जो दूध ना पीने के लिए नाटक कर रही थी। इशिता बोली, हमारा पेट दर्द होने लगता है, दूध पीने से हम नहीं पीते कभी, आप हटाओ इसे। वेदांत गिलास वापस टेबल पर रख देता है और इशिता को सोफे पर बिठाते हुए बोला, मेडिसिन लेकर आता हूँ, बैठो तुम यहाँ। इशिता वेदांत का हाथ पकड़ते हुए बोली, हमें नहीं खाना, चुपचाप बैठो। वेदांत इस बार थोड़ी तेज आवाज में झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहता है। इशिता वेदांत का हाथ छोड़ देती है और मुंह फुला लेती है। वेदांत मेडिसिन लेकर आता है, पर अब इशिता की शक्ल देखकर उसको हंसी आ रही थी। वो मुंह फुलाए बैठी थी और होठों का पाउट बना रखा था। वेदांत मेडिसिन इशिता के सामने करते हुए बोला, खाओ इसे। इशिता दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। वो मेडिसिन की तरफ देखती नहीं। वेदांत अब उसकी यह बच्चों वाली हरकतें देख इरिटेट होने लगा था। उसको अब इशिता पर गुस्सा आने लगा था। वो इशिता के पास झुकता है और उसके जबड़े को पकड़ हल्का दबा उसका मुंह खोलता है और मेडिसिन उसके मुंह में डाल पानी का गिलास उसके होठों के करीब बढ़ा देता है। इशिता जल्दी से पानी पी लेती है और वेदांत को गुस्से में देख उसकी शर्ट पकड़ अपने करीब खींचती है। वेदांत पहले ही उसकी तरफ झुका हुआ था। अब इशिता के ऐसे खींचने से उसके होठ इशिता के होठों से मिल जाते हैं। वेदांत में तेजी से हलचल होने लगती है। उसका दिल तेजी से धड़क उठता है। उसको अजीब सा फील होने लगता है। वही इशिता वेदांत की आंखों में देख रही थी। उसकी धड़कनें भी बहुत तेजी से धड़क रही थी। दोनों में से कोई एक दूसरे को ना खुद से दूर कर रहा था और ना ही और करीब हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों इस दुनिया में है ही नहीं। इशिता अचानक वेदांत को खुद से दूर धक्का देती है। वेदांत इसके लिए तैयार नहीं था और वो लखा पीछे टेबल पर गिरता है और उसकी सिसकी निकल जाती है। आह है। इशिता आंखें बड़ी बड़ी कर वेदांत को देख झटके से उठती है और वेदांत को उठाते हुए बोली, हमसे गलती से हो गया, हमने जानबूझकर नहीं किया, हमें माफ कर दीजिए, हम घबरा गए थे। वेदांत आंखें छोटी कर इशिता को देखता है। इशिता के चेहरे पर वेदांत को लेकर फ्रिक दिखाई दे रही थी। वो काफी घबराई लग रही थी। उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी। वेदांत उठकर बैठ जाता है। उसका एक हाथ अपनी कमर पर था। इशिता छोटा सा मुंह बनाए वेदांत को देख रही थी। वो वैसे ही बोली, क्या आपको दर्द हो रहा है? वेदांत तिरछा मुस्कुराते हुए इशिता को देखता है, फिर कहता है, नहीं तो मुझे दर्द क्यों होने लगा भला? मैं पत्थर का जो हूं, कहीं भी गिरो पड़ो, मुझे क्या होना है? इशिता मुंह बनाते हुए, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो? हमने बस पूछा है। हाँ तो मैंने बस बताया है कि ये जो तुम मेरी कमर के पीछे पई हो उसको तोड़कर ही तुम्हें आत्मा शांति होगी, है ना? अब जाओ, चुपचाप जाकर सो जाओ। पर आपको, इशिता कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है कि वेदांत उसको बुरी तरह घूरता है।
इशिता जल्दी से बेड की तरफ चली जाती है। वेदांत अपनी कमर सहला रहा था। इशिता वापस पीछे पलटकर बोली, सुनिए। वेदांत गहरी सांस लेकर आंख बंद कर लेता है और मन में ही कहता है, इसको कोई कहो, मुझे ऐसे न बुलाए। वेदांत जब कुछ नहीं बोलता तो इशिता वापस उसकी ओर आ जाती है और वो उसके कंधे पर अंगुली से टैप करती है। वेदांत आंखें खोल इशिता की तरफ देखते हुए बोला, कहिए क्या कहना है आपको। वेदांत के ऐसे बोलने से इशिता कुछ वक्त तो उसको देखती रहती है, फिर बोली, क्या हम बाम लेकर आए। वेदांत टेबल से उठकर खड़ा होते हुए इशिता के सामने हाथ जोड़ता है। इशिता वेदांत के हाथों को देखती है, फिर उसको देखने लगती है। वेदांत हाथ क्यों जोड़ रहा है उसे समझ नहीं आया। वेदांत बोला, रहने दो, मेरी माँ मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अब तुम सोने का क्या लोगी। इशिता मुंह बनाते हुए बोली, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, और हम क्या। तभी उसको कुछ याद आता है। वो वेदांत को आंखों में चमक लिए देखने लगती है। वेदांत उसकी आंखों में एक्साइटमेंट देख रहा था। वो बोली, क्या हम जो मांगेंगे वो आप हमें दोगे। हम पक्का आपकी सारी बात मानेंगे, पक्का प्रोमिस, सच्ची मुच्ची वाला। वेदांत इशिता की एक्साइटमेंट देखते हुए मन में बोला, जो मैं सोच रहा हूँ वो मत मांगना, अगर वो मांगा तो सच में मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ मुझे पता नहीं। ये जो तुम अपनी हरकतों से वापस मेरे इस मरे हुए दिल को धड़काने लगी हो, तुम्हारी एक बात से ये मरनी चाहिए, वरना मेरा वो रूप देखोगी जिसके बारे में तुम सोच नहीं सकती। इशिता वेदांत को कुछ ना बोलता देख मायूस हो जाती है और गर्दन झुका लेती है। वेदांत इशिता को देखते हुए कठोर आवाज में बोला, क्या चाहिए। इशिता होठों पर मुस्कुराहट लिए वेदांत को देखते हुए बोली, क्या आप हमें अपने साथ ले चलोगे कोलकाता। हम जैसे यहाँ काम करते हैं वैसे वही काम कर लेंगे, प्लीज हमें अपने साथ लेकर जाए, हमें यहाँ नहीं रहना। अगर वो सब वापस। तभी इशिता को शशांक याद आता है। इशिता डर से कांपने लगती है। वेदांत उसको देख रहा था। वो जब इशिता को कांपते देखता है तो तुरंत उसका हाथ पकड़ अपने करीब करते हुए बोला, है क्या हुआ, क्या फिर से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। इशिता मन ही मन डरते हुए बोली, माँ ने कहा था हमें डरना नहीं, हम उनकी बहादुर बच्ची है न, और हम वेदांत जी के साथ यहाँ से चले जाएंगे, फिर वो हमें वापस नहीं ले जा पाएंगे। हमें उनसे नहीं डरना है, हम स्ट्रोंग है। वो खुद को समझा रही थी पर उसके शरीर में डर अब भी फैला हुआ था। वेदांत इशिता को वापस वैसे ही डरता देख घबरा रहा था। इशिता उसका हाथ पकड़ बोली, आप हमें अपने साथ लेकर जाएंगे ना। क्या हुआ है तुम्हें, कुछ हुआ है तो मुझे बताओ, तुम इतना डर क्यों रही हो। इशिता वेदांत के हाथ को कसकर पकड़े हुए थी। वो फिर से वही बात रिपीट करती है। वेदांत इशिता को गोद में उठा बेड की तरफ लेकर जाता है और उसको बेड पर लेटाते हुए बोला, ठीक है लेकर चलूंगा, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त। इशिता वेदांत को देखते हुए कहती है।